मैं शुरुआत करना चाहूँगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से 405 आईपीसी 405 की जो लैंग्वेज कहती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट whoever being in any manner entrusted with property comma or with any dominion over property comma dishonestly misappropriates or converts to his own use that property comma dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust comma or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। आप इसको एक बार में ऐसे पढ़ जाएंगे ना तो पता चलेगा कि सब कुछ ऊपर से निकल गया, कुछ भी समझ नहीं आया। इसको ब्रेक करने की आदत हमें होनी चाहिए कि कैसे ब्रेक करें। अगर आप उसको ब्रेक करना सीख गए तो डेफिनेटली आप औरों से अलग होंगे, और आप ब्रेक करना नहीं सीखे तो फिर आप कंफ्यूज ही हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है whoever तो हो गया एक्यूज पर्सन। इसके बाद में आगे के वर्ड्स पढ़े इन एनी मैनर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि कुछ बीच में ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको छोड़ के पढ़ना पड़ेगा। इनका मीनिंग लास्ट में लेंगे। इन एनी मैनर एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी, तो नंबर 1 whoever एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एंट्रस्टेड और एक है प्रॉपर्टी। अगर इन दोनों का मतलब नहीं समझ में आया तो इसका मतलब फिर तो 405 समझ नहीं आया। तो यहीं से हमें दो वर्ड तो मिल गए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। एक इंटरेस्टमेंट समझना है और एक प्रॉपर्टी समझना है। और whoever entrusted with dominion over property, यहाँ डायरेक्ट देखो, यहाँ डायरेक्ट इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है। यहाँ डायरेक्ट इधर वाली क्लॉज में प्रॉपर्टी को डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं किया गया, उसके डोमिनियन को इंटरेस्ट किया गया। अंतर क्या है दोनों में? एक तो ये है कि ये प्रिंटर रखा है, मेरा प्रिंटर है, मैं ओनर हूं, मैंने आपको दे दिया कि आप इसे लो और ठीक करा के ले आओ। तो ये क्या हुआ, मैंने आपको प्रिंटर एंट्रस्ट कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी गाड़ी में प्रिंटर रखा है, मैंने आपको गाड़ी दे दी कि ले जाओ गाड़ी और वो गाड़ी प्रिंटर को ठीक करा लाओ। तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रिंटर तो नहीं हैंडओवर किया, बट गाड़ी मैंने हैंडओवर कर दी, तो कंट्रोल उस गाड़ी में जो भी चीजें रखी हैं सबका कंट्रोल आपको दे दिया। इसी तरीके से जब गोडाउन है कोई, उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स रखे, वो आर्टिकल्स जरूरी नहीं है कि आप सीधे सीधे हैंडओवर करो एक्यूज को कि ये मैं तुमको इंटरेस्ट कर रहा हूं। तो वो अगर सीधे सीधे करते हैं तो वो इस वाले पार्ट में आता है कि आपने प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करी और आपने उस गोडाउन की चाबी हैंडओवर कर दी उसको, तो ये उसका कंट्रोल डोमिनियन को आपने इंटरेस्ट कर दिया। तो दोनों में से कोई एक बात होना जरूरी है। अब आता है मेंसरिया वाला पोर्शन। अब इस इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी पे वो कुछ एक्ट करे, ये whoever, उससे पता चलेगा कि 405 बनती है या नहीं बनती है। यहां तक नहीं बनेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेगा, यहाँ पे मेंसरिया किस टाइप का है? डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन सेक्शन 24 में आपको मिल जाएगी आईपीसी में, जब आप उसे देखेंगे। तो डिसऑनेस्टली का मतलब है, सेक्शन 24 ये कहती है अगर किसी पर्सन की इंटेंशन, जब डिसऑनेस्टली वर्ड आए तो आपके माइंड में ना दो वर्ड आने चाहिए, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। और ये और से जुड़े हैं दोनों वर्ड। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि इसमें रॉन्गफुल लॉस तो हुआ लेकिन रॉन्गफुल गेन तो हुआ ही नहीं एक्यूज को, तो डिसऑनेस्टली कहां हुआ? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये और से जुड़े हैं दोनों वर्ड, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। दोनों में से कोई भी एक हो गया मींस डिसऑनेस्टली कंप्लीट। तो यहां whoever की इंटेंशन है डिसऑनेस्टली। कोई भी पर्सन अगर इस इंटेंशन से काम करता है कि वो किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन कर दे और किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा दे, दोनों में से कोई भी एक काम करने की इंटेंशन से काम करता है, तो कहेंगे कि उसने डिसऑनेस्टली वर्क किया है। तो ये whoever डिसऑनेस्टली इस एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी को क्या करता है? मिस एप्रोप्रिएट कर लेता है
या फिर फॉरवर्ड से जुड़े हैं, या फिर उसको कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज। अपने प्रयोग के लिए उसने जिस तरीके से उसको चाहिए था उस प्रॉपर्टी को उसने कन्वर्ट कर लिया, या फिर मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। मिस अप्रोप्रिएट में और कन्वर्ट्स में क्या अंतर है? मिस अप्रोप्रिएट का मतलब है, एक एग्जांपल में ये दूं आपको, कि आप सर के यहाँ जॉब करते हैं और साहब ने आपको एक लैपटॉप दे दिया और आपको कहा जाएगा कि ये लैपटॉप आपने सिर्फ मेरे काम के लिए करना है, मेरे काम के लिए यूज करना है, जितनी मेल करेंगे मेरी करेंगे, मेरे वर्क से रिलेटेड करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, एक अपने की क्लाइंट को मेल कर दिया। तो जिस तरीके से आपको अप्रोप्रिएट करने के लिए कहा गया था, आपने उस तरीके से अप्रोप्रिएट ना करके मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। और कन्वर्ट्स में क्या होता है? कन्वर्ट्स में ये है कि मान लो आपको एक चेक दे दिया और चेक पे सर ने साइन भी कर दी, लेकिन उसमें जो बेनिफिशियरी कौन होगा वो नहीं भरा। आपको लगा, या फिर जैसे कि सिक्योरिटी चेक दे देते हैं कई बार, आपने किसी से पैसा लिया, साइन करके सिक्योरिटी चेक दे दिया। अब वो चेक तो था सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पर्पज के लिए आपने उसमें भर दिया, डिटेल भरी और उसको प्रेजेंट कर दिया और पैसे ले लिए। तो उसको क्या किया उन्होंने, अपने फायदे के लिए कन्वर्ट कर लिया, अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया। तो अभी आधा पार्ट हुआ है ये, whoever entrusted with property or entrusted with dominion over property misappropriates or converts to his own use that property। अब यहां पे वर्ड यूज हो रहा है, यहां पढ़ेंगे आप that property। ये that property का क्या मतलब है? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा 405 पे, हो सकता है कि स्पीड कम रहे, आगे ना बढ़ता दिखाई दे, लेकिन जिस समय आपको 405 क्लियर हो जाएगी तो इससे आगे की जितनी भी सेक्शन है वो सब 2 मिनट में क्लियर, उसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगता ही डेफिनेशन सेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने क्या करे, वो मिस अप्रोप्रिएट दैट प्रॉपर्टी और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी। तो ये दैट प्रॉपर्टी क्या है? अब एक एग्जांपल ये है, यही ले लेते हैं अभी प्रिंटर वाला। सर ने आपको कहा कि लो ये प्रिंटर लो और इसे आप ठीक करा। यहां पे आपने इस प्रिंटर को ना बेच दिया जाके। अब बेचने के बाद 2 बातें हो सकती हैं। आपको लगा होगा कि जहां ठीक कराने ले गए उसने कहा कि जी ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपने सर से बात नहीं करी, बिना सर के पूछे आपने कहा ठीक है बेच देते हैं, बेच दिया। अब वो जो पैसा आया उसे बेचने के बाद, वो पैसा कहां जाना चाहिए? सर के पास जाना चाहिए। लेकिन उस पैसे को आपने अपनी पॉकेट में रख लिया, आपने उसकी आइसक्रीम खा ली, जो कुछ करना था वो कर लिया। अब ये मिस अप्रोप्रिएट दैट प्रॉपर्टी की कंडीशन में आएगा। उसने मिस अप्रोप्रिएट किसको किया है? उसने उस पैसे को किया है जो प्रिंटर से बेच के आया है। उसने प्रिंटर को मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया। मिस अप्रोप्रिएशन के लिए डिसऑनेस्ट चाहिए। उसकी इंटेंशन तो ये थी कि यार ये तो खराब हो गया, अब कह रहा है ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसे बेच के चल सर को कुछ पैसे दे दूंगा। तो जब उसने बेचा उस समय उसकी इंटेंशन गलत थी क्या? नहीं। लेकिन जब वो चल के आ रहा था उसने सोचा यार पैसे भी क्या देने हैं सर को, चलो मजे करते हैं, मूवी देखा। अब जब पैसे के ऊपर उसकी इंटेंशन गलत हुई तो ये दैट प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई थी वही प्रॉपर्टी में से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी नहीं। अगर कोई और प्रॉपर्टी में से अप्रोप्रिएट होती है तो फिर ये 405 नहीं आएगा। तो दैट प्रॉपर्टी इसलिए यूज हुआ है। तो ये किस कंडीशन में आएगा अगर प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट प्रिंटर तो हुआ नहीं? हाँ, प्रिंटर नहीं हुआ, वो पैसा ले लिया उन्होंने। पैसा जो है वो भी चीज को कन्वर्ट करके आया है, कन्वर्ट करके आया है। तो लेकिन अगर प्रॉपर्टी, पैसा इज आल्सो प्रॉपर्टी, मनी इज आल्सो प्रॉपर्टी। बिल्कुल प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें तो सर ऑफेंस को इसमें लाके रखना है। अगर वो ऑफेंस जो एक्ट अलेज्ड हुआ है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो 405 तो बिल्कुल बनेगी नहीं। अभी हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है वो कुछ और ऑफेंस बन जाए, बट वो 405 नहीं बनेगा।
इसके पीछे एक इलस्ट्रेशन इसमें है 405 में, आप देखें। अच्छा, अगर इससे मान लीजिए इस प्रिंटर को बेच के वो एक मोबाइल ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, ठीक है, तो कन्वर्ट्स टू हिज ओन। बेचते समय इंटेंशन देखनी है सर, इंटेंशन देखनी है डिसऑनेस्ट एट द टाइम ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, अभी एक दूसरी कंडीशन है, वो सोचता है कि उसके पास भी एक प्रिंटर है इसी जैसा। हाँ, अब वो सोचता है कि मैं इसके अंदर से वो निकाल लूं कार्ट्रिज, उसकी इंटेंशन ये है कि अपने में यूज कर यूज लूं। कर लूं। तो सेकंड कैटेगरी दैट वन दैट कम्स राइट फॉर इट्स ओन यूज, हाँ। दैट प्रॉपर्टी, बिल्कुल, वो उसमें आ यही जाएगा। है तो ना? हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, मेंस रिया कब चेक करना है, मेंस रिया एट द टाइम ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, मेंस रिया एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। अगर इस समय पे मेंस रिया ठीक है तो 405 नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन है इसमें, आप देखिए सी, पहले सी देख लें, सी और डी कनेक्टेड है 405 की। ए रिजाइडिंग इन कैलकाटा इज एजेंट फॉर जेड रिजाइड्स एट दिल्ली, जेड दिल्ली में रहता है, ए कलकत्ता में रहता है और ए जो है जेड का एजेंट है। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड दैट ऑल सम्स रिमिटेड by Z to A shall be invested by A according to Z's direction। जो भी पैसा कलकत्ता में A को भेजेगा Z, वो Z के और A के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करेगा। तो ये सोच के Z ने क्या किया, 1 लाख रुपए A को कलकत्ता में भेज दिए और डायरेक्शन ये दी, विद डायरेक्शन टू A टू इन्वेस्ट द सेम इन कंपनीज पेपर, कंपनी के पेपर में इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्शन दे दी। अब यहां पे लिखा है ए डिसऑनेस्टली डिसओबेज द डायरेक्शन एंड एम्प्लॉयज द मनी इन हिज ओन बिजनेस। इसने जेड की डायरेक्शंस को डिसओबे किया और उस जो पैसा मिला उसने अपने बिजनेस में लगा दिया। वर्ड इलस्ट्रेशन में यूज हो रहा है ए डिसऑनेस्टली। जब तक मेंसरिया एग्जाम्पल भी जब भी आएंगे ना आपको कहीं को उसमें एग्जाम में, तो आपको ये मेंसरिया लिखा हुआ मिलेगा, तभी ऑफेंस बनाना है, अदरवाइज ऑफेंस नहीं बनेगा। कहता है ए डिसऑनेस्टली डिसओबेज। तो यहाँ पे तो हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यही इलस्ट्रेशन नीचे है, देखो कनेक्टेड है। बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ, बिलीविंग दैट कि इट विल बी मोर फॉर जेड्स एडवांटेज to hold shares in the Bank of Bengal disobeys Jed's directions। वो ये बिलीव करता है कि भैया कुछ और कर लेता हूं मैं तो वो शायद मेरे ऑनर के लिए फायदा हो जाएगा, और उसने इस तरीके से जो डायरेक्शन जेड से मिली उनको डिसोबे कर दिया। तो जिस समय उसने डायरेक्शन को डिसोबे किया उस समय उसका मेंटल स्टेटस क्या था? पहली वाले इलस्ट्रेशन में उसका मेंटल स्टेटस था डिसऑनेस्टली, उसने कहा कि भाई अपने बिजनेस में लगा लेता। डिसऑनेस्टली का मतलब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो वहां तो बिजनेस में अपना रॉन्गफुल गेन कर लिया अपने बिजनेस में लगा के, यहां पे देखो उसने दूसरे काम में लगा दिया पैसा जो जेड की डायरेक्शन नहीं थी और फिर जेड को लॉस हो गया। तो उसने रॉन्गफुल लॉस तो कर दिया, रॉन्गफुल लॉस तो कर दिया। दोनों में से कुछ भी एक होता है तो डिसऑनेस्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा करने की उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, तभी डिसऑनेस्ट। तो जब इसने जेड ने पैसे कहीं दूसरी जगह लगाए, सॉरी ए ने, उस समय लगाते समय वो सोच रहा था कि भाई वहां बेनिफिट हो सकता है। अब नहीं हुआ एक अलग बात है, बट उसकी इंटेंशन जब वो चेंज कर रहा था, डायरेक्शंस को डिसओबे कर रहा था, उस समय इंटेंशन बैड नहीं थी। रॉन्गफुल, देखो यहां से एक और बात निकल के आई, सारे रॉन्गफुल लॉस डिसऑनेस्ट नहीं होते, सारे रॉन्गफुल गेन डिसऑनेस्ट नहीं होंगे। डिसऑनेस्ट तभी होंगे जब वो इस इंटेंशन के साथ किए गए कि मुझे रॉन्गफुल लॉस करना है। करने तो चले थे, फायदा हो गया, लॉस तो लॉस तो हुआ, लेकिन वो डिसऑनेस्ट नहीं था। ये दोनों इलस्ट्रेशन इस बात को क्लियर करते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन होना चाहिए। अगर उसके पहले है, उसके बाद में है, तो 405 नहीं बनेगा। आगे का पार्ट है एंट्रस्टमेंट होने के बाद पहले डिसऑनेस्टली वर्ड यूज हुआ, फिर डिसऑनेस्टली वर्ड यूज हो रहा है। डिसऑनेस्टली यूजेस or dispose of that property in violation of any direction of law prescribing the mode
in which such trust is to be discharged. यहाँ पे क्या कर रहा है डिसऑनेस्टली? वहां तो मिस एप्रोप्रिएट किया था और कन्वर्ट किया था, यहाँ पे डिसऑनेस्टली क्या करेगा? यूज करेगा या डिस्पोज ऑफ करेगा प्रॉपर्टी को। तो 4 वर्ड आपको मिले यहाँ, ये वर्ड आपको रटे हुए होने चाहिए। डिसऑनेस्टली के साथ में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं ये आपको रटे होने चाहिए। आप 100% औरों से अलग दिखेंगे। आपने कभी देखा हो, आप अपने छोटे भाई बहन को कभी स्कूल से लेने गए हो और जब एक साथ स्कूल की छुट्टी होती है तो सारे बच्चे क्या होते हैं, एक जैसी ड्रेस में होते हैं। आपको ऐसे ढूंढना पड़ता है कहाँ है मेरे वाला, वो और नहीं, वो नहीं है, वो है, इस तरीके से देखना पड़ता है ना। और जिस दिन बर्थडे होता है आपके भाई का, बहन का, छोटे का, और वो उसको टीचर कह देता है तू अपनी मर्जी की ड्रेस पहन के आ जाना, उस दिन जब छुट्टी होती है तो आप भीड़ में पहचान लेते हैं, अच्छा वो आ रहा है, वो आ रहा है अपने वाला। तो भीड़ में अलग कब दिखाई देता है? भीड़ में पर्सन तभी अलग दिखाई देगा जब आप दूसरों से अलग होंगे। वो अलग ड्रेस में हो सकते हैं, वो अलग आप अपनी नॉलेज में हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड हो सकता है डिफरेंट, जैसा भी हो, बट आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। और जब आप डिफरेंट होंगे दूसरों से तभी आपको कोई पूछेगा और तभी जीवन जीने का फायदा भी है। अदरवाइज तो आए सभी के साथ भीड़ में मिले और चले गए, पता ही नहीं चलेगा कब आए और कब चले गए। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहना है, और डिफरेंट रहने के लिए लॉ में तो एटलीस्ट आपको वर्ड तो कुछ वर्ड याद रखने पड़ेंगे, पूरी सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या याद रखना है? एक इंटरेस्टमेंट याद रखना है और एक डिसऑनेस्ट याद रखना है, और डिसऑनेस्ट के साथ 4 वर्ड हो गए। डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट्स, और दूसरे पार्ट में कहता है डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है? यहां तो यूज कर रहा है और मिसअप्रोप्रिएशन था वहां पे, लेकिन इनमें अंतर क्या है? यहाँ पे ये जो आगे के वर्ड्स लिखे ना इनके साथ में, ये बताएंगे वो डिफरेंस पहली वाले से। ये कैसे यूज करता है? इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ। अगर किसी लॉ की कोई डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन के थ्रू वो प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड हुई। इंटरेस्टमेंट देखो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंटरेस्टमेंट इंप्लाइड भी हो सकता है। वो इसीलिए इन एनी मैनर वर्ड यूज हुए हैं। तो किसी लॉ की डायरेक्शन से वो प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड थी और उस डायरेक्शन को वायलेट करते हुए प्रॉपर्टी को यूज कर लिया गया, तब भी कहेंगे सेक्शन 405 आईपीसी बन। या फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये डिस्पोज ऑफ करना था, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगला वर्ड आएगा आपको याद रखने के लिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। 2 पार्टीज के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करोगे, लेकिन इन वायलेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है, तब भी कहा जाएगा लेकिन डिसऑनेस्टली सभी फिर भी चाहिए, ये डिसऑनेस्टली फिर भी चाहिएगा, तब कहा जाएगा कि उसने फिर से 405 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर। लेकिन ये प्रॉपर्टी जिसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है या यूज कर रहा है, ये इंटरेस्टेड जरूर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड नहीं थी तो फिर ये किया या ये किया, फिर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ सीमेंट बेची और उन्होंने कहा कि आपको ना ये सीमेंट एक पर्टिकुलर काम के लिए दी जा रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी बेचने का क्या मतलब होता है, सेल का मतलब होता है कि जो सेलर है वो प्रॉपर्टी बायर को दे देगा, बायर उसका कंसीडरेशन सेलर को दे देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीमेंट इसको डिलीवर कर दी विद कंडीशन कि आप एक पर्टिकुलर वर्क में ही लगाएंगे ये सीमेंट, और कॉन्ट्रैक्टर ने उसके पैसे दे दिए। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि वो सीमेंट का कुछ पार्ट तो उसमें लगा दिया जो कंडीशन थी, और बाकी पार्ट उसने अपने किसी और वर्क में लगा दिया। तो उसने क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या नहीं किया? पहली बात ये सोचने की, जो सेल होती है वो इंटरेस्टमेंट नहीं होता। इंटरेस्टमेंट का मतलब है टू टेक केयर द प्रॉपर्टी। आप जब भी चेक करें कि इंटरेस्टमेंट था या नहीं था, तो आप चेक करें कि जब ये प्रॉपर्टी डिलीवर की गई तो क्या ये प्रॉपर्टी टेक केयर करने के लिए दी गई थी। अगर एक प्रॉपर्टी मैंने सेल कर दी, प्रिंटर हम खरीद के ले आए, अब क्या दुकानदार ये देखेगा कि मैं कैसे इसको यूज कर रहा हूँ, इसकी टेक केयर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ या नहीं तोड़ रहा हूँ?
उसे क्या लेना देना है, उसका कंसीडरेशन उसको मिल गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या, उसका जो कंसीडरेशन था वो कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिया था। हाँ, कंडीशन जरूर लगाई थी, लेकिन कंडीशन लगा देने से इंटरेस्ट नहीं हो जाता है। इंटरेस्टमेंट के लिए तो कंडीशन है कि नंबर एक बात, ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की कंप्लेनेंट के पास ही रहेगी, पोजेशन एक्यूज के पास चला गया जैसे ही इंटरेस्ट की। तो ओनरशिप हमेशा कंप्लेनेंट की रहेगी, पोजेशन एक्यूज का रहेगा। उस पोजेशन को देते समय कंप्लेनेंट की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, यहां पे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टमेंट को चेक करने के लिए। कंप्लेनेंट की इंटेंशन ये होनी चाहिए कि उसे विश्वास है कि जिस काम के लिए मैं ये प्रॉपर्टी इसको हैंडओवर कर रहा हूं ये करेगा, ये उसकी वो ऐसा ट्रस्ट, उस ऐसा फेथ उसमें दिखाई। ये जो वर्ड यूज हो रहा है इसमें ट्रस्ट, ये वो ट्रस्ट है। तो कंप्लेनेंट शुड रिपोज द ट्रस्ट इनटू द एक्यूज पर्सन, और किस लिए, कि जिस पर्पज के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को दे रहा हूं वो पर्पज फुलफिल करेगा। ये जो उसने अपना विश्वास दिखाया इसको बोलते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप। ये वर्ड अपने आंसर में आपको लिखना है। फिड्यूसरी का मतलब होता है टू टेक केयर, यानी रिलेशन अगर ऐसा है कि प्रॉपर्टी को टेक केयर करने के लिए प्रॉपर्टी दी गई थी तो कहेंगे फिड्यूसरी रिलेशनशिप था, और अगर फिड्यूसरी रिलेशनशिप था तो कहेंगे इंटरेस्टमेंट था। तो पहली कंडीशन, ओनरशिप चेंज नहीं होगी, पोजेशन चेंज होगा, फॉर एक स्पेसिफिक पर्पज वो प्रॉपर्टी दी जाएगी, तो तब कहा जाएगा कि वो इंटरेस्टमेंट है। अब इस एग्जांपल में देखो आप, जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को सीमेंट ट्रांसफर की, क्या वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए की गई थी? क्या वो ओनरशिप चेंज हो गई थी या नहीं हुई थी? ओनरशिप तो उसी समय चेंज हो गई जिस समय उन्होंने कंसीडरेशन ले लिया और प्रॉपर्टी डिलीवर की। तो क्या इंटरेस्टमेंट की कैटेगरी में आया? इंटरेस्टमेंट के लिए तो श्योर है ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, और जिस समय ओनरशिप चेंज मींस इंटरेस्टमेंट नहीं है, और इंटरेस्टमेंट अगर नहीं है, पहली कंडीशन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, प्रॉपर्टी मस्ट बी एंट्रस्टेड टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और अगर इंटरेस्टमेंट नहीं था तो अब वो यूज करे, मिसअप्रोप्रिएट करे, डिस्पोज ऑफ करे, वो कुछ भी करे तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट वाला एग्जांपल था इसमें क्या कहेंगे कि आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बना या नहीं बना? नहीं बना, क्योंकि प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड थी। देखो सेल के लिए भी क्या होता है ना, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कहीं ब्रीच होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, दूसरे सिविल रेमेडीज दूसरी होती है। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा तो वहां पे एक मेन इंग्रेडिएंट ये भी है कि जब दोनों पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है तो दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए कि एक उनके बीच में एक लीगल रिलेशन बने, और कहीं भी डिसेप्शन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तभी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में वो आएगा। एग्रीमेंट की अगर नींव ही डिसेप्शन हो तो वो तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये इंटरेस्टमेंट तो कभी हो ही नहीं। तो हमारी बात चल रही थी डिसऑनेस्टली वो यूज कर लेता है उस इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी को या डिस्पोज ऑफ कर देता है। ये यूज करना आपको वर्ड्स यहां पे मिल जाएंगे, इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ, या फिर जो डिस्पोज ऑफ किया इन वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था। पांचवी क्लॉज और भी है यहाँ पे। यहाँ हर बार क्या हो रहा है, हुएवर की बात हो रही है, ध्यान देना। यहाँ पे जो चार वर्क किए, कौन कौन से चार? मिसअप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन, यूज, डिस्पोज ऑफ, ये किसने किए? ये हुएवर ने किए जो एक्यूज था। लेकिन पांचवी कंडीशन अगर आप देखें 405 में लास्ट में, तो क्या लिखा है? और के बाद में फिर है विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू। उसने खुद तो नहीं किया, इन चार बातों में से ना खुद मिसअप्रोप्रिएशन किया, ना खुद उसने कन्वर्ट किया, ना यूज किया, ना डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन उसने अलाउ कर दिया किसी को कि तू डिस्पोज ऑफ कर दे, तू यूज कर ले, किसी और से मिसअप्रोप्रिएट करा दिया, किसी और से कन्वर्ट करा दिया, खुद ने तो नहीं किया। और वो कहता है कि भाई मैंने तो नहीं किया, किसी और ने किया, इसलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मेरे ऊपर तो नहीं बनता। तो ये इसको कवर करने के लिए लगाया है विलफुली। यहां पे
डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो उसकी है जो करवा रहा है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, कई सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिसऑनेस्ट वर्ड यूज ना होकर विलफुल यूज हुआ है। विलफुली वो किसी को अलाउ कर देता है कि आप ये काम कर लो, तो भी कहा जाएगा कि जिसने अलाउ किया है उसकी अगर इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। हो सकता है जिससे अलाउ कराया उस पे ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना बने, हो सकता है। ये 5 बातें हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो वो बातें आप बताओ, मिसअप्रोप्रिएशन होगा, कन्वर्जन होगा, डिसऑनेस्टली यूज होगा, यूज इन वायलेशन ऑफ लीगल डायरेक्शन होगा, या फिर डिस्पोज ऑफ होगा, इन वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर विलफुली सफर्स करेगा किसी दूसरे पर्सन को कि भाई तू आप ये, तो हो गई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो हम इतनी देर से लगे पड़े हैं, बस इतनी सी बातें हैं इसमें। एंट्रस्टमेंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, और दैट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो एक एक करके ना इंग्रेडिएंट आपके दिमाग में फिर घूमने लगेंगे और आप कभी नहीं भूलोगे। प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, इस प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है? जजमेंट है एक आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1962 SC 1821। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 405 के लिए। अगर कोई एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आए ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इसको तो आपने लिख के ही आना है। इसमें तो बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की गई, इस जजमेंट को लिख के ही आना। इसमें ये बताया गया कि ये प्रॉपर्टी वर्ड है ना, ये अगर विदाउट एनी क्वालिफिकेशन लिखा है, और नॉट ओनली यहाँ के लिए बोला उन्होंने बोला पूरे CRP IPC में विदाउट क्वालिफिकेशन अगर ये वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होगा मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों। सब्जेक्ट टू, उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जब भी आप प्रॉपर्टी तो वर्ड लिखा है, लेकिन जिस एक्ट से ऑफेंस बनता है वो एक्ट किसी प्रॉपर्टी पे हो ही नहीं सकता, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये इंटरेस्टमेंट चेक करने का तरीका। और जब इंटरेस्टमेंट हो गया प्रॉपर्टी का किसी को, तो अब चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी एक्यूज पर्सन ने क्या मिसअप्रोप्रिएट की है, क्या कन्वर्ट करी है फॉर ऑन यूज, क्या वो यूज करी है इन वायलेशन ऑफ लीगल डायरेक्शंस, क्या डिस्पोज ऑफ करी है इन वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसको ये सब सफर करने दिया है। लेकिन एक और इंग्रेडिएंट ध्यान देने का, सबसे मेन इंग्रेडिएंट, कि जब ये 5 बातें हुई तो उस समय उसका मेंसरिया कैसा था? क्या उस समय उसका मेंसरिया डिसऑनेस्ट था? अगर आंसर आता है इन सारी बातों का यस, तो आप मान लो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कंप्लीट हो गया।